सुबह का वक्त था। हॉल पूरा खाली था। सीट्स अरेंज हो रही थी और माइक टेस्ट हो रहे थे। हेलो हेलो हेलो। और दूसरी ही तरफ सारे स्टूडेंट्स अपनी लास्ट प्रिपरेशन अपनी स्पीच की कर रहे थे। कहीं कोई स्टूडेंट अपने आप को मिरर के सामने खड़े रहकर मोटिवेट कर रहा था, तो कहीं कोई स्टूडेंट अपने ही पेरेंट्स के हाथों में हाथ डालकर अ, एक उम्मीद लगाए बैठा था कि बस आज का दिन अच्छा निकल जाए। ये कहानी सिर्फ एक पार्टिसिपेंट की नहीं, ये कहानी उन सारे एसोसिएटेड स्टूडेंट्स की, उन सारे फाइनलिस्ट की है जो मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड के ग्रैंड फिनाले स्टेज पर आके पहुंचते हैं। और उन्हीं के साथ ये कहानी उनके पेरेंट्स की, उनके गार्जियंस की, उनके टीचर्स की और उनके फ्रेंड्स की भी है, क्योंकि ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स की नहीं जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, उनके साथ साथ जुड़े हर एक इंसान की जिन्होंने उनको मदद करी है। ये उनकी जर्नी है। जब स्टेज पे एक पार्टिसिपेंट खड़ा होता है तो उसके साथ साथ उसके जुड़े हुए फ्रेंड्स, कलीग्स, पेरेंट्स, सबकी उम्मीद उसके साथ लगी होती है कि अब क्या होगा। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, ये एक सोच है। ये एक सोच किसी एक शुरुआत की है, किसी हिम्मत को ट्रांसफॉर्म करने की है और बड़े बड़े सपनों को साकार करने की उम्मीद है। आज हम बियॉन्ड द स्टेज द मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड जर्नी के माध्यम से हम हमारे फाइनलिस्ट की ऐसे ही जर्नी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो सिर्फ परफॉर्मेंस पे बेस्ड नहीं, परफॉर्मेंस के पहले जो 3 महीने से ये मेहनत करते हैं, जो सपोर्ट इनको मिलता है, जो चैलेंजेस ये फेस करते हैं, ये कहानी उससे जुड़ी हुई है। क्योंकि स्टेज पर तो हम सिर्फ एक हैप्पी मोमेंट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो टीयर्स होते हैं वो किसी को नहीं पता होते। सो टुडे वी आर हियर विथ वन ऑफ द फाइनलिस्ट एंड द विनर ऑफ सीजन 2, मिस पूनम खेतान। Thank you, ma'am, for having me here. मोस्ट वेलकम डियर। सो पूनम, आप ये बताइए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप सीजन 1 जो था 2022 में, उसमें आप अपने स्कूल के इकलौते पार्टिसिपेंट थे। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपको इस इवेंट के बारे में कैसे पता चला, और जब आपको ये पता चला कि आप सोल पार्टिसिपेंट हो तो व्हाट वाज द फीलिंग? मैं क्लासरूम में बैठी थी जब मैंने फर्स्ट टाइम सीजन 1 में पार्टिसिपेट किया था। वो 12th स्टैंडर्ड था। तो मैम लोगों ने हमें अप्रोच किया कि हमको आज ही वीडियो शूट करके भेजना है, डेडलाइन है आज की ही, तो क्या तुम पार्टिसिपेट करोगी? तो मैं तो पार्टिसिपेट करने के लिए एवर रेडी। तो मैंने क्लासरूम में जाकर अनाउंस किया कि ये ऐसा कंपटीशन है, हमको वीडियो शूट करके भेजना है, क्या कोई पार्टिसिपेट करेगा? बट 12th स्टैंडर्ड की वजह से बहुतों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जो अच्छे स्पीकर्स हैं उन्होंने भी स्टैंडर्ड 12th है ऐसा करके पार्टिसिपेट नहीं किया। बट मेरे को ऐसा था कि मेरे को करना है, क्योंकि MSTA फर्स्ट सीजन था, नया नया आया था, तो लेट्स सी कि क्या होता है। और रही बात सोल पार्टिसिपेशन की, तो मेरे को याद है कि मैं बैठी ऑन द वे थी, मैं घर जा रही थी ट्यूशन क्लास से, तब कॉल आया था। तो मैं बहुत खुश थी कि मैं मतलब इतना अच्छा मैंने प्रिपेयर किया और मैं सिलेक्ट हुई। बट बाद में मेरे को पता चला कि मैं सोल पार्टिसिपेंट हूँ, तो थोड़ा नर्वसनेस भी था। लेवल 2 में गए, आपको किसी और स्कूल में जाके परफॉर्म करना था, राइट? तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल्स ने भी पार्टिसिपेट किया है और हर एक स्कूल से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, बट आपकी स्कूल से आप अकेले हो, राइट? तो उस टाइम पे आपको कैसा लग रहा था? सब स्कूल वाले अपने स्कूल के ग्रुप के साथ थे और अपने फ्रेंड्स के साथ प्रिपेयर कर रहे थे, तो मेरे को थोड़ा अकेला फील हो रहा था कि मैं एक अकेली पार्टिसिपेंट हूँ। बट मैंने ऐसा सोचा कि एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर लिया है तो बोलते हैं क्या होगा, तो एटलीस्ट मैंने अपनी स्पीच अच्छे से दी थी जितना मुझे याद है। व्हाट मेड यू पार्टिसिपेट अगेन इन सीजन 2? जब मैंने सीज़न 1 में पार्ट लिया था तो मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा था कि आई फील्ट लाइक कि मैं इससे बेटर कर सकती हूँ। तो जब
सीजन 2 का मेरे पास मैसेज आया था, तो मैंने तो एक सेकंड में डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे को इसमें पार्टिसिपेट करना ही है। तो मैं वो था कि मैं फर्स्ट सीजन में भले सीजन राउंड 2 तक सिलेक्ट नहीं हुई, 3 में नहीं गई, बट मेरे को सीजन 2 में तो ऐसा करना है कि अपनी एक पहचान और एक छाप छोड़ जाने की, हाँ मैंने पार्टिसिपेट किया था। आपने जैसे सीजन 1 में जो टॉपिक चूज किया था, वो सेम टॉपिक आपने चूज किया था फॉर सीजन 2 एज वेल, या फिर आपने कुछ चेंजेस करे थे उसमें? जो हमारा सीजन 1 में टॉपिक मैंने खुद सिलेक्ट किया था वो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल था, उसमें से हमको ज़्यादा कोई लर्निंग नहीं मिल रही थी। और मैंने ये चीज़ समझ ली थी कि ऑडियंस आपको तभी सुनती है जब उनको एक रीज़न मिले सुनने का। तो मैंने सीजन 2 में एक ऐसे टॉपिक सिलेक्ट किए कि ऑडियंस मेरे को सुने, उनका अटेंशन कहीं और डाइवर्ट ना हो। इसलिए मैंने ऐसा टॉपिक लिया कि वो लोग ध्यान से सुने। इसलिए मैंने लेवल 2 के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स ली, क्योंकि कॉलेज में तब हमको इंग्लिश में सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत फोकस किया जा रहा था, क्योंकि हम स्टैंडर्ड 1st से 12th तक हम ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ समझते हैं, हम एजुकेशन पे फोकस करते हैं, बट रियल लाइफ में उसे अप्लाई कैसे करना है वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स लैक करते हैं, जो आजकल का मेन इशू है। तो मेरे को ऐसा था कि बहुत इंटरेस्ट था कि मेरे को ये टॉपिक पे बोलना है, तो इसलिए मैंने लेवल 2 के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स लिया था। और लेवल 3 में मेरे को कोई ऐसा यूनिक टॉपिक लेना था जो कोई नहीं सोच सकता, इसलिए मैंने सेल्फ मोटिवेशन लिया, क्योंकि मेरे को हमेशा से मैं कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती रहती हूँ, भले ही जीतूँ चाहे ना जीतूँ, पर हर कंपटीशन से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। इसलिए मेरे को ऐसा था कि मैं मोटिवेट होती हूँ तो वो एक पहला स्टेप है कि मेरे को खुद से मोटिवेशन मिलना चाहिए। इसलिए मैंने सेल्फ मोटिवेशन टॉपिक लिया, ताकि उसमें कोई लर्निंग हो, पूरा टेक्निकल ना रहे और लोगों को इंटरेस्ट आए मेरा टॉपिक सुनने में। कहा जाता है ना कि एक तो ये फीलिंग था कि इस बार तो मुझे कुछ भी करके जीतना ही है, और दूसरा चॉइस ऑफ टॉपिक, और किस तरीके से चूज किया कि जजेस को वो सुनने में इंटरेस्ट है। दैट इज द बेस्ट पार्ट एक्चुअली। जब सामने वाले को इंटरेस्ट होगा तो ऑब्वियसली बोर नहीं लगेगा और आप इजीली ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, राइट? सो आप ये बताइए कि जब आपने ये लेवल 3 का आपने टॉपिक चूज किया, सेल्फ मोटिवेशन, दैट्स रियली अ डिफिकल्ट टॉपिक टू स्पीक, है ना? ये एक कोई ऑर्डिनरी टॉपिक है नहीं जिसके बारे में हमें इजीली कंटेंट मिल सकता है या समथिंग। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर अबाउट सेल्फ मोटिवेशन? सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसा टॉपिक है ना जिसपे बहुत सारे आपके पास टेक्निकल कंटेंट अवेलेबल रहते हैं, पर अगर आपको अपनी स्पीच को बेटर बनाना है तो उसे हर चीज़ में आपको कोई स्टोरी ऐड करनी होगी, कोई इडियम या फ्रेज ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने अपने स्पीच की शुरुआत ही एक स्टोरी से की थी, और हर एक पॉइंट पे मैंने उसे किसी ना किसी फ्रेज से कनेक्ट किया, तो उससे मेरे को थोड़ा इजी पड़ गया था। और इसमें प्रैक्टिस करते वक्त बहुत टाइम लगता है कि आप फ्लो में जाएं और पॉइंटर्स को याद रखें, इसलिए फिर वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है स्टेज पे, हम कैसे बोलते हैं, तो उसके वीडियोस देखे कि हमारा बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, तो उसमें कैसे करना है। और डिस्कशन किया भाई से कि हमें कैसे बोल सकती हूँ कि ये टॉपिक है मेरे को कुछ पॉइंटर्स चाहिए, तो उनको जो मालूम था उन्होंने बताया। सो कहते हैं ना कि हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स तो होते ही हैं, लेकिन जब हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं और इस जर्नी में जब हमारी फैमिली हमारे साथ जुड़ जाती है तो वो जर्नी दी बेस्ट जर्नी बन जाती है। ठीक इसी तरह पूनम ने जो जर्नी ठानी थी, उस जर्नी में उसका सबसे बड़ा सहारा बने उसके बड़े भैया जो हमारे साथ आज मौजूद है। सो लेट्स वेलकम मिस्टर निखिल खेतान। थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी। पूनम जो है हमेशा से ऐसे ही अ गुड स्पीकर रही है या फिर कुछ चीज़ों ने उसे इंस्पायर किया है?
एज अ स्मॉल सिस्टर, छोटी बहन, वो पहले से ही बहुत बड़बोली रही है। और क्योंकि जब छोटे भाई बहन रहते हैं, उनके पास बड़े भाई बहन के सामने आर्गुमेंट रखने में बहुत अच्छे रहना पड़ता है उनको, क्योंकि वही उनकी पावर होती है। तो एज अ गुड स्पीकर रही है, हमेशा से वो बोलने में बहुत आगे। तो सर, मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड में जब सीजन 1 में पार्टिसिपेट किया और अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं कर पाए, बट समहाउ उसने अपने आप को मनाया कि नहीं, मुझे सीजन 2 में किसी भी हालत में आगे बढ़ना है और सक्सेस पानी है। तो उसके बाद आपको क्या लगता है, वो जो छोटी सी पूनम थी और बाद में जो उसने पार्टिसिपेशन के बाद जो उसने कॉन्फिडेंस गेन किया, व्हाट इज द डिफरेंस? एक मतलब पार्टिसिपेशन जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो मतलब इसका भी कॉन्फिडेंस ओवर टाइम बढ़ा ही है। और मेरे को मतलब इसकी जो फ्लो पैटर्न है, जो मतलब इसका बोलने का तरीका है, और जो जिस हिसाब से आप प्रेजेंट करते हो, वो मतलब काफ़ी हद तक बढ़ा है, अच्छा हुआ है। जैसे जैसे आप पार्टिसिपेट करते हो, एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है MSDA। क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करो किसी चीज़ में, तो आप उस चीज़ में बेटर हो ही नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे कोई भी अच्छा नहीं होता। मुझे पता लगा था कि जब आप 11th स्टैंडर्ड में थे, राइट, पूनम 11th स्टैंडर्ड में थी, और आपने इसका कोई एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला था। सो व्हाट इंस्पायर्ड यू? आपको क्यों ऐसा लगा कि आपको वो पोस्ट करना चाहिए? अब बड़े भाई बहनों की मतलब जो बड़े भाई रहते हैं, उनकी छोटी बहन उनको बहुत प्यारी रहती है। और मतलब सबके एज अ मतलब जितना पेरेंट्स का रहता है, एक बड़े भाई का भी रहता है कि वो अपने जो छोटी बहन है उसका वो जो टैलेंट है वो दुनिया को दिखना चाहिए कि ये अच्छी स्पीकर है, और ये इसमें जो टैलेंट है, खूबी है, वो औरों को भी पता चले। मेरा नया नया अकाउंट था, तो मेरे को कुछ चाहिए था पोस्ट करने के लिए, और इसने मेरे को बोला था कि है ना, मुझको ये प्रिपरेशन कुछ करनी है, तो हम ऐसा एक प्रिपेयर करी थी वो टॉपिक पे, तो हम एक वीडियो शूट वगैरह करेंगे। तो मैंने इसका वीडियो शूट किया था, इसने उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था वो पॉइंट को। मेन बात थी, जिसने अपना पॉइंट काफ़ी अच्छे से रखा था। तो वो वीडियो मैंने जस्ट कैजुअली अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया था। पूनम, आप बताइए कि जब भैया ने वो वीडियो शूट तो किया, ऑब्वियसली आपको पता होगा, पर क्या आपको ये पता था कि उन्होंने अपना वीडियो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे उसे शेयर किया है? हाउ डिड यू फील अबाउट योर फर्स्ट पोस्ट? और सिर्फ अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि सर रिटर्न टेस्ट भी ले सकते हैं या तो ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं, और भैया को हमेशा से इंटरेस्ट रहा है कोई भी टॉपिक पे, मैं जिसमें भी पढ़ती हूँ, तो वो जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे और मैं उसे एक्सप्लेन कर रही थी। तो मेरे को इतना पता था कि वो वीडियो शूट कर रहे हैं, पर मेरे को ये नहीं पता था कि पोस्ट कर रहे हैं। तो जब उन्होंने बताया कि पोस्ट कर दिया, तो मेरे को लगा कि मैं तो कैजुअली बस बोल रही हूँ क्यों पोस्ट किया। बट जब मैंने एक कमेंट देखा कि छोटी सी बच्ची है, कितना अच्छे से बोल रही है, नाइस कॉन्फिडेंस, और एकदम प्रॉपर अच्छा एक्सप्लेन किया, तो वो कमेंट देख के मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं इतनी अच्छी स्पीकर हूँ, इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ करके। एक छोटी सी बात किसी स्ट्रेंजर से भी आपका मोटिवेशन बढ़ा सकती है। दिस वाज द गुड एग्जांपल फॉर पूनम, एंड आई थिंक दैट बूस्टेड योर कॉन्फिडेंस अ लिटिल बिट मोर। सो आप ये बताइए कि जैसे आपने बताया था कि सीजन 2 में आपने फाइनल राउंड में जो टॉपिक चूज किया था, सेल्फ मोटिवेशन, एंड वाज रियली डिफिकल्ट टॉपिक, और आपके भैया ने उसमें बहुत सारी हेल्प करी थी। तो आप ये बताइए, आप कैसे प्रिपेयर करते थे? कंटेंट कैसे सर्च किया, उसको प्रैक्टिस कैसे करा? मैंने ज़्यादातर उसमें स्टोरी या फिर फ्रेजेस इन्वॉल्व किए, क्योंकि ताकि लोग उसमें रैपो ना मिस हो जाए और वो कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए और वो कंटिन्यूसली मेरी स्पीच को सुने। तो उसकी वजह से जो ऑडियंस थी वो सुन रही थी मेरे को क्लियरली, और वो देख के मेरे को अच्छा लग रहा था। और प्रिपरेशन की जो बात है, मैं उसमें एक पॉइंट पे एक टाइम पे मैं कोई एक पॉइंट पकड़ती थी और मैं वो एक पॉइंट के रिलेटेड पहले तो कोई फ्रेज सोचती थी या कोई ईडियम सोचती थी, ताकि उसमें मैं उससे कनेक्ट कर सकूं और बोल सकूं, ताकि एकदम क्लियरली मेरे को कोई सुने और बोर ना हो जाए। क्योंकि एक अच्छे स्पीकर का यही काम रहता है कि जो ऑडियंस है वो आपको कंटिन्यूसली सुने। तो आप ये बताइए कि ये जो स्टोरी ऐड करना
जो आपने बताया कि स्टोरी अगर आप ऐड करोगे तो ऑडियंस को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, तो ये आपको आइडिया कहाँ से मिला? जो MSTA है वो हर साल हर लेवल 2 पार्टिसिपेंट के लिए एक वर्कशॉप में अरेंज करवाता है। तो मैंने उसमें नोटिस किया कि जो मैम हमको वर्कशॉप करवा रही है उसमें वो हर एक टॉपिक पे उनके पास कोई स्टोरी है, कोई ईडियम है, जिसकी वजह से स्टूडेंट कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को वो स्टोरी से। और जब हम किसी को उस स्टोरी से कनेक्ट होते हैं तो हम वो स्टोरी में अपने आप को इमेजिन करने लगते हैं कि ऐसा एटमॉस्फेयर है, कोई जंगल है, तो हम उसमें एरिया में अपने आप को इमेजिन करने लगते हैं। तो उसकी वजह से मेरे को आया कि हाँ, मेरे को भी ऐसा स्पीच देना है वर्कशॉप अटेंड करने की वजह से जिससे लोग सुने मेरे को कंटिन्यूअसली, वो बोर नहीं होने चाहिए, उनको कुछ सीखने को मिलना चाहिए, और पूरा टेक्निकल टॉपिक नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें वर्कशॉप में से सीखी। तो वर्कशॉप में मुझे ये पता चला कि कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कितने पॉइंट्स रखने हैं। ज़्यादा पॉइंट्स रखने से बोर हो जाएंगे और कम पॉइंट्स रखने से आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाएंगे। तो वर्कशॉप में एक्चुअली मेरे को बहुत सीखने को मिला, और ये एक रीज़न था कि मैंने सीज़न 2 में पार्टिसिपेट किया कि मेरे को मैम की वर्कशॉप अटेंड करनी थी। That's amazing. Actually, this is the biggest thing that Mega Student Teacher Award gives to the participants of Level 2, जिनको वर्कशॉप अटेंड करना होता है, और वर्कशॉप अटेंड करने के बाद they go for Level 2 and then finally the grand finale. तो ये वर्कशॉप एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, and it's not the monotonous and same kind of a workshop every time. हर बार वो सेम वर्कशॉप होगा लेकिन आपको कुछ नया सीखने मिलेगा. दैट काइंड ऑफ अ वर्कशॉप MSTA प्रोवाइड्स टू आवर पार्टिसिपेंट्स, राइट? सो आप ये बताइए कि जब आपको पता चला कि पूनम ने सेल्फ मोटिवेशन वाला टॉपिक, इट्स अ रियली डिफिकल्ट टॉपिक, नाम साधारण लगता है पर क्या बोले उसमें, तो आपको क्या लगा कि कैसा टॉपिक है, या क्या रिएक्शन था आपका उसके ऊपर, और आपने उसकी किस तरीके से हेल्प करी? सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है. मतलब ऐसे जो टॉपिक्स है जिन पे बहुत कुछ बोला जा सकता है लेकिन क्या बोले वही समझ नहीं आता है. तो मैंने इसकी किस तरफ से हेल्प करी है वो तो इसको ही पता है, क्योंकि मतलब ये जो से जितना पूछती है उतना मैं उसको बता पाता हूँ. और मतलब जैसे फ्लो में आप है ना मतलब बता देते हो, लेकिन ऐसा मतलब कुछ भी सोच के नहीं किया गया था. तो मतलब वो मुझसे जितना पूछती है मैं उसको उतना बता देता हूँ. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज ब्रेनस्टॉर्मिंग. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि आप आपस में कोई चीज़ डिस्कस कर रहे होते हो, बातें कर रहे होते हो, और उसी डिस्कशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपकी स्पीच भी प्रिपेयर हो जाती है. सो समथिंग ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ, राइट? आप बताइए पूनम की फाइनली ये आपकी प्रिपरेशन हो गई, आप फिनाले स्टेज पर जाने ही वाले थे और आपने देखा कि इतनी बड़ी ऑडियंस बैठी हुई है, तो हाउ डिड यू फील अबाउट इट? मतलब आपको कैसा लग रहा था? नर्वसनेस, एंशियसनेस? नर्वसनेस तो स्टेज पे जाने से पहले होती ही है, तो जेन्युइन सी बात है, मैं भी नर्वस थी, पर मैं स्टेज पे गई ना तो उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन टीम के पास हमारे लिए एक सरप्राइज था. उसमें वीडियोस थे वो हमारे फ्रेंड्स के, हमारे टीचर्स के, प्रोफेसर्स के, हमारे पेरेंट्स के. तो उनको देख के ऐसा था ना कि भले ही वो ऑडियंस में नहीं हो, तो भले ही सारे फ्रेंड्स ना हो, वो भाई ना हो, बट एटलीस्ट दे आर वॉचिंग मी एंड दे विल वॉच दिस वीडियो कि ये यूट्यूब पे लाइव था. तो मुझे कॉन्फिडेंस उसकी वजह से मिला, और मैंने ट्राई किया कि मैं जैसे जैसे स्पीच बोलती हूँ वैसे वैसे एक स्पीकर और ऑडियंस के बीच में एक रैपो बिल्ड होता है. तो जो ऑडियंस मेरे को नॉड कर रही है हेड या फिर स्माइल दे रही है, वो लोग ऑडियंस ये जानबूझ के नहीं करते, बट वो अटेंटिव सुन रहे हैं, उसका एक सिग्नल होता है. तो उनको देख के स्पीच डिलीवर की तो ज़्यादा बेटर बोल पाई थी. आप ऑडियंस के साथ इनडायरेक्टली
इंटरैक्ट कर रहे हो, ऑडियंस को एंगेज कर रहे हो, एंड दैट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग जब आप प्रेजेंट करते हो स्टेज पे। तो अगर ऑडियंस एंगेज्ड नहीं है, विच मीन्स योर टॉपिक इज नॉट बीइंग लाइक्ड। आपने जो किया दैट्स अमेजिंग थिंग। आप बताइए सर कि आप थ्रू आउट दी जर्नी सीजन 1 में भी और सीजन 2 में भी पूनम के साथ थे, बट समहाउ फाइनल स्टेज पे जब वो जाने वाली थी तो हमें पता चला था कि आप उस दिन मौजूद नहीं थे, यू हैड सम पर्सनल कमिटमेंट्स। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्या फीलिंग रही थी आपकी उस वक्त? क्योंकि ये एज अ बिग ब्रदर होता है, एक तो आप बड़े भैया हैं, दूसरा कि आपने थ्रू आउट द जर्नी उसकी हेल्प करी है, तो वो फाइनल मोमेंट हर कोई एंजॉय करना चाहता है। तो आप उस टाइम पे मौजूद नहीं रह पाए, तो आप कैसा महसूस कर रहे थे? मेरा भी मन तो बहुत था कि मैं इसके साथ में जाऊं और वहाँ ऑडियंस में बैठ के ये जो स्पीच डिलीवर करेगी वो देखूं। बट अभी मेरी कमिटमेंट्स थी, मेरे को मेडिकल कैंप में जाना था तो मुझे उधर जाना पड़ा। बट वॉट एवर, मुझे इस पर पूरा भरोसा था कि इसने अच्छे से प्रिपरेशन की है, और ये जब भी प्रिपरेशन करती है तो उसका एक प्रिपरेशन का डेमो मुझे ज़रूर देती है फाइनल प्रिपरेशन के पहले कि आप मैं कैसा बोल रही हो, आप देखो। तो मतलब मुझे इस पे पूरा भरोसा था कि ये जो बोलेगी अच्छा ही बोलेगी। तो ऑफ कोर्स वो एक डिफिकल्ट मोमेंट होता है, क्या होगा क्या होगा, आप वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं हो कि आप उसको सपोर्ट कर पाओ, बट यस उम्मीद भी होती है कि नहीं बेस्ट ही होगा, राइट? आप बताइए पूनम की भैया नहीं थे, तो आपको सपोर्ट करने के लिए कौन था? मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे पेरेंट्स तो थे ही, पर वो थे तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई है ना, वो देख रहे हैं मेरे को। और मैं कभी भी किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेती हूँ ना, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कभी ऐसा नहीं बोला कि एग्जाम्स आ रही हैं या फिर 10th है 12th है, उन्होंने मेरे को कभी नहीं रुका, बिकॉज उनको ऐसा ये एक ट्रस्ट है मेरे पे कि मैं किसी में भी चीज़ में पार्ट लूँ, मेरे लिए मेरी पढ़ाई तो प्रायोरिटी है ही, तो कुछ भी हो मैं अपनी पढ़ाई को मिस नहीं करती। इसकी वजह से उन्होंने मेरे को कभी ना नहीं बोला। तो मैं था कि वो है तो एटलीस्ट आई वॉज हैप्पी। दैट्स ट्रू एक्चुअली। कोई होता है तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ऐसा तसल्ली होती है कि चलो कोई अपना है अपने साथ, एंड पेरेंट्स का सपोर्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से, जो आपको थ्रू आउट योर जर्नी मिला, राइट? जो आपने आपकी परफॉर्मेंसेस के बाद आपको जो जजेस कमेंट्स मिले थे, जजेस कमेंट्स के अलावा भी उसके पहले भी एक्चुअली कुछ क्वेश्चन राउंड्स था, इन सारे जजेस ने आपको कुछ क्वेश्चंस करे थे, राइट? सो वर यू प्रिपेयर्ड अबाउट इट? और वो फेस कैसा था कि आप कॉन्फिडेंट थे कि नहीं चलो मैं कुछ भी क्वेश्चन होगा मैं दे दूंगी आंसर, या फिर थोड़ा नर्वसनेस हो रहा था कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, होगा या नहीं होगा? ये तो हमको पता ही था कि जजेस ऐसा क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और क्वेश्चन राउंड होने वाला है, और मैंने मेरे से पहले वाले पार्टिसिपेंट्स को देख लिया था कि जजेस रियली डिफिकल्ट और इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछते हैं आपके टॉपिक को लेके। तो मेरे को थोड़ा नर्वसनेस था, पर मेरे माइंड में एक थिंकिंग थी कि मैं जजेस के क्वेश्चंस मेरे को पता नहीं है और मैं वो बात को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट मैं वो चीज़ पे काम करती हूँ जो मेरे कंट्रोल में है, जैसे कि मेरी स्पीच। तो मैंने मेरी स्पीच में मेरा 100% दिया कि मैं वो मोमेंट जो है स्टेज पे, हमको हमारे पास 10 मिनट रहते हैं, हमको वो मोमेंट में ऐसा करना है कि अच्छे से बोलना है और बेस्ट करना है। तो वही मेरा मेन फर्स्ट पॉइंट था। और रही बात जजेस के क्वेश्चन की, तो मेरे को अभी भी याद है मेरा टॉपिक सेल्फ मोटिवेशन पे मैम ने क्वेश्चन किया था कि कोई अगर हाउसवाइफ है तो वो कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करेगी। तो मैंने उसका आंसर दिया था कि जो हाउसवाइफ होती है वो घर पे खाना बनाएगी या घर के बहुत काम रहते हैं, तो उसमें वो खाना बनाएगी तो वो अपने पति से पूछेगी, अपने बच्चों से पूछेगी, और अगर इन लॉज रहते हैं उनसे पूछेगी कि कैसा बना है खाना। तो उसमें भी वो लोग बोलते हैं ना जब कि आज बहुत अच्छा बना है मम्मी खाना, तो वो उनके वर्ड से भी हमें मोटिवेशन मिलता है, और कभी कभी खुद खा के कि आज तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। तो सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसा टॉपिक है, वो सिर्फ करियर ओरिएंटेड नहीं है
कि जो लोग सिर्फ वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, आपको डे टू डे लाइफ में कि हमें नेक्स्ट डे उठ के और बेस्ट देना है, एवरी डे इज अ न्यू चांस, वैसे करके अपना लाइफ को जीना है, वैसा टॉपिक है सेल्फ मोटिवेशन, कि हमें पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों में हेल्प करता है। तो ये आंसर से मैं रियली बहुत ज़्यादा खुश थी और उसकी वजह से मेरे आगे के क्वेश्चंस का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था। ये आपने सच में बहुत सही बात बोली है कि यस, जजेस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, बट आप अपना अगर बिगिनिंग ही बेस्ट दे दो तो एंडिंग ऑटोमेटिकली आपके लिए इजी हो जाता है। एंड दिस शोज कि आपका नॉलेज कितना इन डेप्थ है, राइट? सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट द प्रेपरेशन। आप ये बताइए कि जब फाइनल अनाउंसमेंट हुआ and you were the winner of group 3 of season 2 MSTA, what was your feeling? पहले तो सारे जो थर्ड आए वो सबके अनाउंस हुए, फिर जो फर्स्ट एंड सेकंड आया उन दोनों को स्टेज पे बुलाया गया और उन दोनों को में से पूछ रहे थे कि कौन जीता, कौन है फर्स्ट, कौन है फर्स्ट। तो आई वाज लाइक कि प्लीज प्लीज मेरा नाम हो जाए। बट जब फाइनली मैम ने मेरा नाम अनाउंस किया, आई वाज लाइक सच में रियली इतना अच्छा हुआ, पूरा अनबिलीवेबल था। थोड़ा कॉन्फिडेंस था, बट जब वो मोमेंट सच में हुआ वो इट वाज अनरियल। एक्चुअली इट हैपेंस कि जितने भी हमारे फाइनलिस्ट थे दे वर अनबीटेबल और उनका कंपटीशन अपने आप में वाज डिफिकल्ट, रियली डिफिकल्ट, और उसमें स्टैंड आउट करना और फर्स्ट आना इज अ बिग थिंग एक्चुअली। सर आप ये बताइए कि आप तो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे एंड आप शायद लाइव स्ट्रीम, यूट्यूब स्ट्रीम देख रहे थे। हाउ डिड यू फील अबाउट इट? जब मुझे पता चला कि ये थर्ड राउंड इसका कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा गया है और ये फर्स्ट आई है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। इसके लिए मतलब एक रहता है कि हाँ हमारी जो है वो बेस्ट परफॉर्म करे और बेस्ट परफॉर्म करने के बाद उनको रिजल्ट्स भी मिले। तो जब ये पता चला कि इसने बहुत मेहनत की थी इस राउंड के लिए, बहुत प्रिपरेशन की थी, और जब ये अपनी स्पीच देती है तो मैं भी सुनता हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छा बोल रही है। मतलब टॉपिक भी ऐसा था कि आपको सुनने में इंटरेस्ट आए, तो मैं खुद भी सुन रहा होता हूँ ऑडियंस की तरह। तो मतलब इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि फाइनली जो इसने प्रिपरेशन की थी उसको रिजल्ट मिला। ऑब्वियसली जब आप पूरे जर्नी में उसके साथ हो, एक उम्मीद भी बनी होती है और फाइनली आप सक्सीड हो जाते हो, तो दैट हैप्पीनेस इज द नेक्स्ट लेवल, राइट? और पूनम आप ये बताइए कि जब आपके हाथ में ट्रॉफी आई, राइट, तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट फीलिंग रहा होगा और फिर उसको आप लेकर घर पे गए, राइट? आपके फ्रेंड्स के, आपके टीचर्स के क्या रिएक्शंस थे? मेरे जो फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो तो जेन्युइनली मेरे से जब मेरी स्पीच शुरू थी ना तब भी वो लोग लाइव देख रहे थे। एंड जब रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला था तब भी उन्होंने बोला था कि जब रिज़ल्ट अनाउंस हो हमको एक कॉल दे देना, हम लाइव स्ट्रीम पे देखेंगे। तो मेरे मेजॉरिटी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने वो लाइव स्ट्रीम पे देखा था। एंड फिर तो उनके कॉल आए, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल, तो इतनी खुशी हुई। एंड तुरंत मैं घर पहुंची तब भी सर का कॉल आया, कॉलेज के सर का, कि पूनम कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम जीती और तुम इतनी मेहनत की, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कॉलेज में भी ट्रॉफी लेके गई, तो बहुत खुशी हुई कि सब पूछ रहे हैं एंड सर पूछ रहे हैं कि कैसा रहा क्लास के सामने, और पूरी क्लास के सामने वो इतनी बड़ी ट्रॉफी अपने हाथ में होना, इट वाज लाइक कि यस आई डिड समथिंग। फाइनली जो सीजन 1 में क्लियर ना होने के बाद जो जिद ठानी थी वो हमने अचीव कर ली थी सीजन 2 क्लियर करने के बाद, राइट? सो ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग जो वर्ड्स में हम बयान भी नहीं कर सकते। एंड जब आप ऐसे स्टैंड आउट करते हो तो सेलिब्रिटी फीलिंग आती है, राइट? आप बताइए सर कि आपको क्या लगता है दूसरे सारे वर्कशॉप से, हाउ इज MSTA डिफरेंट?
तो जब MSDA का वर्कशॉप हुआ था तो मतलब काफ़ी नया नया था इसके लिए भी, मेरे लिए भी। और उनकी बेस्ट बात ये थी कि जब वो वर्कशॉप के लिए उनने पेरेंट्स और उनके जो रिलेटिव्स, गार्डियंस, उनको भी इंक्लूड किया था ताकि वो भी आके देखे कि हमारा वर्कशॉप कैसा है। तो वो वर्कशॉप का जो था स्पेसिफिकली, मतलब फर्स्ट राउंड था, वो हमने भी अटेंड किया था। तो मतलब एक था कि एक फीलिंग और एक भरोसा था कि ये जो बता रहे वो अच्छा बता रहे हो, इससे मतलब इम्प्रूवमेंट होगा जो पर्सनल कैरेक्टर है और जो सॉफ्ट स्किल्स में। तो इस हिसाब से मेरे को MSDA का वर्कशॉप मतलब स्टूडेंट्स के लिए तो जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके लिए तो अच्छा था ही, लेकिन जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा था कि उनको भी जानने मिले कि इसका जो वर्कशॉप का क्या उनको बेनिफिट है। और उनसे भी पेरेंट्स का सपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है और उनका भी सपोर्ट मिले। तो MSDA का वर्कशॉप काफ़ी अच्छा लगा। तो पूनम, आप बताइए कि आपके लिए MSDA कैसे डिफरेंट रहा है? जो MSTA है ना वो जेन्युइनली दूसरे सब कंपटीशन से अलग होता है, क्योंकि MSTA जो है वो सिर्फ हमको एक प्लेटफॉर्म नहीं देता जहाँ पे हम बोल सके। MSTA के जो ऑर्गेनाइजिंग हेड है वो हम लोगों को एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देते हैं, तो हम लोगों को कभी भी ऐसा लगता ही नहीं है कि एक कंपटीशन है जो हमें जीतना है। हमको लगता है बस हमें अपना बेस्ट देना है, और अगर हम हमारा बेस्ट देंगे तो जेन्युइनली रिजल्ट विनिंग ही आता है। तो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर देता है, और साथ ही साथ हमें इधर रिकॉग्निशन मिलती है। जो आप दूसरे कॉम्पिटिशन्स में जाओगे, प्राइजेस अनाउंस किए, आप विनर हो, खत्म। पर एक MSTA एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो अपने हर एक फाइनलिस्ट को ब्रांड एम्बेसडर का एक रिकॉग्निशन देती है। तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हमने जीते नहीं हो तब भी फाइनल तक पहुंचे, उनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनने मिलता है। तो उनको तक ऐसा लगता है कि हाँ, हमने एक रिकॉग्निशन पाई है, यहाँ पे हमारी जो मेहनत है उनको एक नज़र मिल रही है, उनको एक सीन है कि हमको देखा जा रहा है, ऐसा फील होता है। तो बहुत अच्छा लगता है। दैट इज़ ट्रू एक्चुअली। जो विजन था बिहाइंड MSTA, इट वाज दैट कि हम स्टूडेंट्स को साथ लेकर चले। ऐसा नहीं था कि हम उनको बस पार्टिसिपेट करवाएं और हमारा काम हो गया। नो, इट वाज नॉट दैट। विजन ये था कि हम उनको ट्रेन करेंगे और आगे आगे जहाँ तक हम कर सकते हैं उनको हम ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी हद तक हो। दैट इज़ वाई वी हैव गिवन देम द टाइटल ऑफ ब्रांड एम्बेसडर। सो वो क्या करते हैं, जैसे आप कि नेक्स्ट सीजन की प्रमोशन ये खुद करते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द जॉब दैट दे डू, एंड अलॉन्ग विद दैट हम उनके साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, जिससे वो हमें मिले, उनके फेलो पार्टिसिपेंट्स को मिले, और इस तरह हमारा एक कम्युनिटी बिल्डअप हो। सो दिस इज़ द विजन। आप ये बताइए कि थ्रू आउट द जर्नी आपको बेस्ट या आप बोल सकते हैं फनी मोमेंट कोई आप ऐसा अगर शेयर करना चाहेंगे तो व्हाट वुड इट बी? तो सबसे ज़्यादा फ़नी मोमेंट मेरे लिए राउंड 3 का बैक स्टेज था, क्योंकि जजेस के क्वेश्चन से लोग इतना डर जा रहे थे, और ज़्यादातर सभी लड़कियां थी फाइनलिस्ट में, बस एक ही लड़का था सीज़न 2 में। तो ज़्यादातर सब रोकर आ रहे हैं, एंड हम लोग ऐसा था कि रो क्यों रहे हैं। पर जब मेरी टर्न आई, जजेस ने क्वेश्चन पूछे, एंड ऑडियंस में मेरी एक 12th स्टैंडर्ड की मैम बैठी थी, एंड हर वर्ड्स वर आई एम प्राउड ऑफ हर। और जब बैक स्टेज गई तो सर ने बोला कैसा हुआ, एंड आई वाज लाइक, मेरे आंसू आ रहे कि मैम ने बोला मैं प्राउड, और मैं उस पर प्राउड हूँ, मेरे आंसू आ रहे, मैं खुश हूँ, और सब पूछे जा रहे क्या हुआ क्या हुआ, और सब रो रहे हैं और हमको समझ ही नहीं आ रहा हम क्यों रो रहे हैं। वो ऐसी फीलिंग थी। सो ये होता है कि इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन दैट यू कैन नॉट शेयर, और जब ऐसा कोई इमोशन होता है जो आप शेयर नहीं कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली टीयर्स कम डाउन, राइट? आंसू बह जाते हैं। सो दैट काइंड ऑफ अ मोमेंट यू हैड, जो आप ना एक्सप्रेस कर पा रहे थे, ना ही अपने अंदर आप रख पा रहे थे, तो वो टीयर्स के फॉर्म में बाहर आया, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द जर्नी ऑफ पूनम खितान and the way her brother has helped her throughout her journey.
Thank you so much for sharing with us. One last question to you, sir, कि आप हमारे फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स के जो पेरेंट्स हैं या उनके सिबलिंग्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि हमने भी ये चीज़ फेस करी है कि बोर्ड्स है तो अभी नहीं, अरे ऐसे कॉम्पिटिशन्स में क्या रखा है, तो ऐसे सोच रखने वाले पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब स्टूडेंट का खुद का विल होता है कि नहीं हमको पार्टिसिपेट करना है या फिर ये चीज़ हमको करनी है, तो मतलब उनको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मतलब एक मन में पीछे रह जाता है कि नहीं मुझे करना था और मैं वो कर नहीं पाया या कर नहीं पाई, तो वो जो आपकी चीज़ होती है वो आपको जो करना है, मतलब एकेडमिकली जो करना है या फिर जो मेन लाइन में आपको करना है, उसमें भी आपको इफेक्ट करता है कि नहीं ये मुझे दूसरी चीज़ करनी थी, वो मैं कर नहीं पाई। और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या फिर जिनको पार्टिसिपेट करने की बहुत इच्छा होती है, एकदम जो विलिंगली पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स अपना टाइम खुद मैनेज कर लेते हैं कि नहीं मैं इतना टाइम ये करूँगा और मैं इतना टाइम वो करूँगी। सो एक जो रहता है कि एक पर्सनल विल जो रहती है कि अगर आपको करना होता है तो आप कैसे भी करते हैं। तो मैं उतना ही कहना चाहूँगा कि बाकी पेरेंट्स से और टीचर्स से कि मतलब जो वो करना चाहते हैं उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको सपोर्ट देना चाहिए कि और मतलब उनको गाइडेंस देनी चाहिए कि आप मतलब ऐसा करो या ऐसा मत करो, आप गाइडेंस दे सकते हैं। लेकिन एक बार जब बच्चा थोड़ा मतलब एक स्टेज क्रॉस करता है तो उसके मतलब जो टीनेजर्स होते हैं वो काफ़ी रिबेलियस होते हैं कि उनके अपनी काफ़ी विशेज़ होती हैं। लेकिन जब कोई ठानता है अपने मन में तो वो बच्चा जो है अपना खुद का शेड्यूल फिक्स करके और पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करता है। तो जो ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स रहते हैं वो मतलब काफ़ी कैरेक्टर भी बिल्ड करते हैं और कुछ काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। और एकेडमिक जो लाइन है वो हमेशा रहती ही है कि एकेडमिकली हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, बट ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एकेडमिक्स जो है वो बाद में आपको किसी को नहीं दिखता है, क्योंकि एकेडमिक्स के बाद जब फाइनली रियल वर्ल्ड में बच्चे जाते हैं, लोग जाते हैं, तो आपको सिर्फ सामने वाला पर्सन दिखता है, उसकी मार्कशीट नहीं दिखती। दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली कि मार्कशीट्स नहीं दिखती है, बट द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, द वे यू कम्युनिकेट विथ अदर्स, दैट मैटर्स अ लॉट। और जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आप कम्युनिकेट करते हो दूसरों के साथ, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो चाहे आपके पास कितनी ही बड़ी डिग्री क्यों ना हो, बट आप उस जॉब के लायक ही नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप उसको ईमानदारी से कर नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आई वुड से। सो या दैट्स द बेस्ट पॉइंट। आप पूनम एज अ पार्टिसिपेंट, व्हाट वुड बी योर मैसेज टू आवर फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स? मैं तो जेन्युइनली सभी स्टूडेंट्स से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ इसमें एक पार्टिसिपेशन करो, क्योंकि विनिंग और लूजिंग एक अलग पर्सपेक्टिव है, पर यहाँ पे जो तुमको मेमोरीज मिलेंगी, जो सीखने को मिलेगा, वो जेन्युइनली तुमको कहीं पे भी सीखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो लिटरली तुम लोगों की फ्रेंड्स बनकर तुमको सिखाते हैं कि आपकी यहाँ पे कमी है, आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आपके फ्रेंड्स आपको कुछ बोलते हैं ना, तो आप जेन्युइनली ऑटोमेटिकली उस बात पे इम्प्रूव कर जाते हो। आपको यहाँ पे वर्कशॉप अटेंड करने मिलेगी जिसमें आपको लगेगा कि हाँ, आपको यहाँ पे ये सीखने को मिला। और जब आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जाओगे तो आपको एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप बुक की जो एजुकेशन है ना, आपने समझ तो लिया, पर आप इंटरव्यू दे रहे हो और अगर आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप बोलोगे कैसे, फिर वो MSTA आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप में वो कॉन्फिडेंस आए। तो अगर आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए, आपको फ्रेंड्स जैसे मेंटोर चाहिए और एकदम अमेजिंग वर्कशॉप अटेंड करनी है, तो आपको MSTA में ज़रूर पार्ट लेना चाहिए। Thank you so much, Poonam. Thank you so much for sharing your views. So this was all about the journey of Poonam Khitan, and जब लाइट्स ऑफ होती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, माइक्स अपने जगह पर रख दिए जाते हैं, सब अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं, बट एक आवाज़ जो होती है वो साथ में लोगों के साथ चलती है। वो आवाज़ जो कभी कांपती थी, जो कभी डरती थी,
जो कभी बोलने से गिड़गिड़ाती थी, आज वो आवाज़ एक किसी की हिम्मत बनती है, किसी का सपोर्ट बनता है, तो किसी का एक सक्सेस का माध्यम बन जाता है। ये आवाज़ इन पार्टिसिपेंट्स को इस प्लेटफॉर्म पर मिलती है, जो किसी सोच के साथ आए थे, जो किसी उम्मीद के साथ आए थे, आज कुछ पाकर जा रहे हैं। सिर्फ मेडल ही नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस भी लेकर जा रहे हैं साथ में। सो दिस इज ऑल अबाउट मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड, जो आपके साथ किसी ना किसी माध्यम से आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट मेगा स्टूडेंट टीचर अवार्ड एंड ये थी हमारी कहानी, और ऐसी ही कहानी के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।